पी ब्लॉक 15th ग्रुप को कंटिन्यू करते हैं और आज इसी ऑर्डर में अपन सीखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अपन इस ग्रुप की जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज सीख रहे थे, इसके अंदर मैंने बोला तीन मेन पॉइंट है। एक तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर दूसरा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के एबनॉर्मल बिहेवियर, जो पहला वर्ग का तत्व है उसके जो असामान्य व्यवहार है, और ऑक्सीकरण अवस्था, दो चर्चाएं थी। थर्ड जो मेन चर्चा थी मेरे को करनी थी वो है केमिकल रिएक्टिविटी। पहले 2 पॉइंट का ये एप्लीकेशन है। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब ये किस तरह के केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, यदि आपको ऑक्सीकरण अवस्था पता है किस में जाएगा, तो आप प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगा पाओगे। यही फ़ायदा है ऑक्सीडेशन स्टेट का। यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल या आइडिया नहीं है, तो आप मेन प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। देखते हैं, अभी चेक करेंगे पता चल जाएगा क्या हेल्प करता है ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी। तो चलिए अपन लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अपनी जो मेन हेडिंग पहले वो लिखता हूँ, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर मेरी सब हेडिंग है जो 3rd नंबर पे थी, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। वो मेरी अभी मेन हेडिंग है क्या, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी जो 3rd हेडिंग थी, इसमें चर्चा ये करनी है कि किस तरह से केमिकली रिएक्शन करते हैं। देखो, केमिकली रिएक्शन करने का मतलब ये है कि अपन ने कुछ रिएजेंट फिक्स कर दिए हैं, उनके साथ ही रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। पहला तो अपना यही पॉइंट लिखा जाएगा हर किसी के अंदर कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, जो प्रोडक्ट बनता है उनकी कुछ खास बातें जो एज ए क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी और मिलेगी ही। आगे बात समझ में, तो मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से केमिकल रिएजेंट, कौन से रासायनिक अभिकर्मक अपन ने जनरली रखे हैं जिसके बारे में अपने को चर्चा करनी चाहिए। तो बेसिकली अपन ने कुछ रिएजेंट्स फिक्स कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल, पहले अपन लोगों ने फिक्स किया H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर अपन ने सोचा ऑक्सीजन O2, जनरल रिएजेंट से, जनरल रिएक्टेंट से जो जनरली आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। O2 के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। हेलोजन के साथ ही रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। और फाइनली मेटल्स के साथ, ये 4 मेटल हो सकता है किसी में ना मिले, लेकिन ये 3 तो सबके अंदर मिलेंगे। हर किसी के अंदर ये तीनों की चर्चा होगी ही होगी कि किस तरह से इनके साथ ये केमिकल बिहेवियर, किस तरह से अपना रासायनिक व्यवहार को दर्शाते हैं और किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो मैं फिर से आपको बोलता हूँ, जो पढ़ाया जाएगा वो आपको अच्छे से याद करना है, आज के आज याद करना है, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आप बिना देखे लिखो, यदि लिख पा रहे हो मतलब आपको याद है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ मैं केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले इसमें केमिकल रिएक्टिविटी में लेता हूँ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, सबसे पहले रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता या विक्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। चलो, ये किस तरह से हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करता है। तो मैंने बोला कि मैं फिक्स पॉइंट्स लिखूंगा, जिन पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा फिक्स पॉइंट 1 by 1 लिखते हैं। तो सबसे पहले किस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा इनको। तो मैं बोलूंगा दीज एलिमेंट जो ई लिखता हूं एलिमेंट है ना, फॉर्म्स ES3 टाइप हाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके किस तरीके से, फॉर एग्जांपल E एलिमेंट है वो H2 के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, EH3 के टाइप के हाइड्राइड। अब इस ग्रुप के जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनको मैं यदि लिखना चाहूँ तो किस तरह से, जैसे ना NH3 हो गया पहला हाइड्राइड, इस ग्रुप के जो हाइड्राइड्स को लिखता हूँ PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SBH3 होगा एंड BIH3। चलो, अब इन हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टी लिखता हूँ। क्या, सबसे पहले EH बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखता हूँ, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर।
बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एलिमेंट ई जो भी सेंट्रल एटम है और उसका हाइड्रोजन के साथ किस स्ट्रेंथ का बॉन्ड बना है। देखिए बॉन्ड सिंपल से कोवेलेंट बॉन्ड है जो ओवरलैपिंग से बना है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में साइज डिफरेंस सबसे कम है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाऊँ तो साइज डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और इस साइज डिफरेंस के बढ़ने के साथ साथ जो ओवरलैपिंग वो पूर्ण होती जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग बताया जाता है कि ओवरलैपिंग अतिव्यापन, जितना कम साइज डिफरेंस वाले एटम्स परमाणु के बीच में अतिव्यापन होता है उनका ओवरलैपिंग का अतिव्यापन स्ट्रॉन्ग होता है, और साइज डिफरेंस बढ़ने के साथ ओवरलैपिंग डिक्रीज होती है, अतिव्यापन घटता है। ये पॉइंट मेरी हेल्प कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा साइज डिफरेंस इसमें होगा, सबसे कम साइज डिफरेंस इसमें होगा, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डर सबसे अच्छा वो बॉन्ड है NH3 में बनेगा स्ट्रेंथ, उसके बाद में एज यूजुअल PS3, उसके बाद में ASH3, उसके बाद में SbH3, और उसके बाद में BiH3। चलो इसके बाद में यदि ये EH बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने लिखा, इससे एक और अच्छा पॉइंट मेरे सामने आता है कि क्या इनमें यदि ये काम करे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करवाना चाहे, तो जितना ज़्यादा EH बॉन्ड वीक होगा क्या उतना इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं होगा क्या, और जितना इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा इतना अच्छा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी क्या, अपचायिक क्षमता नहीं होगी क्या। तो मैं लिखूँ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ तो इसका रिवर्स ऑर्डर नहीं आ जाएगा क्या? BiH3 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो जाएगा क्या? तो NH3 सबसे पुअर, क्योंकि बॉन्ड बहुत अच्छा बनाया, PS3 थोड़ा ठीक हुआ, ASH3 थोड़ा और अच्छा हुआ, SbH3 थोड़ा और अच्छा, और BiH3 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें। एक और ऑर्डर बहुत अच्छा ऑर्डर है, दैट इज लुईस बेसिक नेचर। देखो सब पे एक एक लोन पेयर है, यदि मैं बात करूँ इन सब पे एक एक लोन पेयर है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3 बॉन्ड बनाने के लिए चले गए, तो हर किसी पे एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यदि बात करूं लुईस बेसिक ऑर्डर का, तो मैं ऑर्डर लिखता हूं ऑर्डर ऑफ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। सबसे अच्छा लुईस बेस होता है अमोनिया NH3, उसके बाद PS3, उसके बाद ASH3, इसमें बच्चों को एक डाउट होता है उसकी चर्चा करूंगा, उसके बाद में SbH3, और उसके बाद में BiH3। ये एक्चुअल ऑर्डर है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है वो सुनना। बच्चा ये सोचता है कि नाइट्रोजन की जो है EN वो सबसे ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन वो बेकार लुईस बेस नहीं होना चाहिए क्या? जब नाइट्रोजन की जो EN है वो ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन, देखो लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पे डोनेट करते हैं उसको लुईस बेस बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के तो EN ज़्यादा है तो ये बेकार लुईस बेस होना चाहिए, जबकि अच्छा क्यों? सुनना, इसको बहुत अच्छे कंसेप्ट से समझाया गया है बॉन्डिंग के अंदर। इसको बॉन्डिंग में समझाता हूँ, लेकिन इस पॉइंट को यहाँ पर वापस रिपीट करूँगा क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ समझना बच्चों के लिए। देखो कहा जाता है कि ड्रैगो रूल से, वहाँ पर ड्रैगो रूल सिखाया हुआ है NH3, एंड मैं कंपेयर करता हूँ SbH3। ड्रैगो रूल से ये एक्सप्लेन होता है कि NH3 में जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, इसका लोन पेयर प्योर s में रहता है, प्योर s ऑर्बिटल में। प्योर s ऑर्बिटल रिलेटिवली न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है बजाय के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। तो जो जितना ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस के रिलेटिवली, उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लगेगा, तो लोन पेयर उतना मुश्किल नहीं हो जाएगा डोनेट होना। तो जो SbH3 है उसमें रिलेटिवली प्योर s के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए मुश्किल से डोनेट हो पाता है, जबकि NH3 में लोन पेयर sp3 में जो ऑर्बिटल है उसकी थोड़ी एनर्जी हाई होती है एज कम्पेयर टू प्योर s के, या न्यूक्लियस थोड़ा सा इफेक्टिवली अट्रैक्टेड कम रहता है क्योंकि उसमें p के करेक्टर आ चुके हैं। तो प्योर s में था जबकि इसमें sp3 में था, sp3 वाला इजीली अवेलेबल है, दे पाएगा, जबकि प्योर s वाला मुश्किल से मिलेगा। तो इस वजह से ये लोन पेयर इजीली डोनेट हो पाता है, इसलिए ये अच्छा लुईस बेस है। एक और बहुत अच्छा ऑर्डर है, ये सारे ऑर्डर है ना जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हर चीज़ याद करके चलना, सबका कारण है अपने पास, क्यों हर एक बात बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जस्टिफाई होती है फिजिकल बॉन्ड से, और फिजिकल बॉन्ड होता है वॉन डेर वाल बॉन्ड। कभी भी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जस्टिफाई करना होता है तो अपन क्या प्रॉपर्टी काम या कौन सा बॉन्ड जो इंटर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है उससे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जस्टिफाई करते हैं। तो इन सब का जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है,
तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा आएगा। और आप लोगों ने सीखा है कि एक सेम होमोलोगस सीरीज टाइप का हो या सेम टाइप के एलिमेंट हो तो उसमें अपन जस्टिफाई ये सेम टाइप का वंडरवॉल की भी 4 वेराइटी थी। यदि सेम टाइप का वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है तो जस्टिफाई करना है कौन सा अच्छा है, तो इसमें लॉजिक देते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसके अंदर वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा आता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि बच्चे क्या करते हैं, इसका ऑर्डर क्या देते हैं, सुनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आना चाहिए था क्या, NH3 के अंदर मोलर मास सबसे कम है तो अट्रैक्शन वंडरवॉल सबसे कम लगेगा, तो इसमें सबसे कम फिर PS3, फिर वही ASH3, SBH3 एंड फाइनली BIH3। तो ये ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन एक छोटा सा होता है। ये बॉइलिंग ऑर्डर का पॉइंट जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है ये गलत है। इसमें गलती क्या हो देखो, एक्चुअली NH3 में H बॉन्ड मिलता है। H बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का वंडरवॉल बॉन्ड है जो एक हाईली अट्रैक्टिव केस है जिसमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लगता है, आकर्षण अच्छा खासा लगता है। तो इसकी पोजीशन जो है वो अच्छी खासी हो जाती है, PS3 से आगे निकल जाता है, AS3 से आगे निकल जाता है। तो इससे पता कैसे चला सर ये थर्ड पोजीशन, तो इनकी वैल्यू से चेक किया, ये तो पता चल गया ज़्यादा है। तो लेकिन कहाँ पे ज़्यादा जाके रुकेगा, तो सबने चेक किया तो थर्ड पोजीशन जाके अटका। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, PS3। इसका क्वेश्चन बनता है हर दूसरे तीसरे साल में। ASH3 फिर NH3 की बारी। हालांकि H बॉन्ड में केवल अमोनिया है जो थर्ड पोजीशन है, अदरवाइज जिसमें H बॉन्ड है जैसे H2 तो टॉप पे चला जाएगा, HF है वो टॉप पे चला जाएगा। लेकिन यही है क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सॉरी H बॉन्डिंग थोड़ी कम रहती है, जो सामर्थ्य H बॉन्ड है थोड़ा कमजोर रहता है। PS3 ASH3, उसके बाद NH3, उसके बाद SBH3 एंड फाइनली BIH3। तो ये पॉइंट बड़ा स्पेशल है, एक्सेप्शनल केस है जो अपने को पता होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन के साथ कैसे केमिकल रिएक्ट करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं और इन प्रोडक्ट की क्या खास बात है, और ये हर खास बात एग्जाम का क्वेश्चन है। अब चॉइस आपकी है कि इन पॉइंट्स को याद करो मत करो। चॉइस आपकी, यदि याद है तो एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, याद नहीं तो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके ऑक्साइड्स की, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसको मैं हटा रहा हूँ सारे को, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से। चलिए तो अब मैं चर्चा करता हूँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का मतलब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना, और ऑक्साइड जब फॉर्म होंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा किस तरह के ऑक्साइड फॉर्म होंगे, और उन ऑक्साइड्स की खास बात क्या वो भी चर्चा करेंगे अपन लोग। देखो जनरली पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है ना ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑलमोस्ट करते ही हैं। चलो तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन उसकी चर्चा करते हैं। B ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो O2। तो पहला पॉइंट ये किस तरह का ऑक्साइड बनाता है, फॉर्म्स, सीधा ही लिखते हैं अपन पॉइंट्स, 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। दो तरह ऑक्साइड बनाते हैं, पहला ऑक्साइड E2O3 टाइप एंड सेकेंड ऑक्साइड E2O5 टाइप ऑक्साइड। अब तुम ये देखो कि मैंने कैसे सोचा होगा E2O3 और E2O5। E2O3 में आपको पता चलेगा कि E जो एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपको बता दें वैलेंसी यहाँ पर आता है, यहाँ पर O-2 में। दूसरा E2O5 में नाइट्रोजन +5 सॉरी जो भी एलिमेंट E2O5 में E एलिमेंट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने जस्टिफाई किया है वही कि क्या प्रोडक्ट बनता होगा। तो देख लो प्रोडक्ट बनाने में फिर हेल्प कर रहा है। हाइड्राइड में ES3 -3 वाला, ऑक्साइड है +3 +5 वाले। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से जस्टिफाई करते हैं अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रोडक्ट क्या बनता है। चलो तो इसके बारे में इनको लिखता हूँ, इनको मैं लिखता हूँ किस तरह से होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का लिखता हूँ, ये जो ऑक्साइड N2O3, फिर P2O3, AS2O3, Bi2O3। चलो इसके बारे में इनके जो नेक्स्ट है पेंटा वाले वो लिखता हूँ, N2O5, P2O5, AS2O5, SB2O5 एंड Bi वाला जनरली +5 में केवल फ्लोरीन के साथ ही जाता है और किसी के साथ नहीं जाता। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है।
Bi जो है वो +5 में नहीं जाता, लेकिन +5 में एक ही जने के साथ जाता है, फ्लोरीन ही करवा पाता है ये काम। फ्लोरीन की इतनी औकात है कि वो वैलेंस एक्सपेंड करवा के +5 करवा लेता है, अदरवाइज कोई नहीं करवा पाता। अब मैं तुम्हें एक बार बता दूँ, तो नीचे वाले बंदे हैं ना, जो नीचे वाले बंदे हैं ये सारे डाइमरिक फॉर्म में रहते हैं, और यहाँ पर ये सारे डाइमराइज्ड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि आपने डाइमराइज्ड फॉर्म आपने सुनी होगी इनकी। यदि डाइमराइज्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो इसकी डाइमराइक फॉर्म होगा P4O6, आपने सुना होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ऑर्गेनिक में बहुत जगहों पर काम में आता है। AS4O6, SB4O6, Bi4O6। यदि बात करूँ इनके डाइमरिक फॉर्म की तो P4O10 ये हो गया, AS4O10 हो गया, SB4O10 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन का इसी फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन का इसी फॉर्म में पाया जाता है, N2O5 एंड N2O3। अब कुछ खास बातें मैं लिखता हूँ इसी के साथ, इन्हीं के पॉइंट के साथ। खास बात क्या है, ये दोनों जो एलिमेंट है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एसिडिक। ये दोनों बंदे हैं एम्फोटेरिक। ये अम्लीय और ये उभयधर्मी, और ये अकेला बंदा बेसिक, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। अब बात करते हैं इस पे वापस। ये फिर से दोनों एसिडिक, ये दोनों एम्फोटेरिक। कभी कभी एम्फोटेरिक में पूछ लिया जाता है कौन एसिडिक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एम्फोटेरिक में क्वेश्चन कौन ज़्यादा एसिडिक एम्फोटेरिक है। ये क्या बात हुई? तो यार एक छोटा सा लॉजिक को समझाऊंगा। वैसे ये क्वेश्चन बनता है क्यों सुनना, दो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे बच्चों में ये डिफाइन करते हैं कि इन दोनों से थोड़ा सा आरामखोर कौन है। अच्छे बच्चों में हरामखोरी कंपैरिजन किया जाता है, दोनों अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी ना ये कहीं कहीं हरामखोरी कर देता है। वो हरामखोर नहीं है, लेकिन फिर भी हरामखोरी का ऑर्डर दिया जाता है ना। वो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पर कभी कभी एक जना मिस कर देता है होमवर्क करना, तो उसको थोड़ा सा ऐसे बोल दे कि हरामखोरी कैटेगरी हल्का हल्का करने लग गया है। तो यही कंपैरिजन है एम्फोटेरिक, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ तब भी कंपेयर कर सकते हैं इनकी। तो एम्फोटेरिक में एसिडिक नेचर, अब सोचो एम्फोटेरिक में एसिडिक नेचर करने का लॉजिक क्या हो, ये समझाता हूँ मैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स बेस, वो ज़्यादा थोड़ा एसिडिक नहीं होगा क्या? तो इसमें लॉजिक क्या है, जो पीरियोडिक टेबल हम लोग सिखाते हैं, क्या जिस एलिमेंट की, हालांकि बॉन्डिंग में भी पॉइंट आता है फेजान रूल के एप्लीकेशन में, जिसके अंदर या जिस ऑक्साइड के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी जितनी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसकी एसिडिक नेचर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिंपल से इस पॉइंट में क्वेश्चन भी दूंगा। तो ये दोनों के कंपेयर में ये दोनों पूछा जाए तो ये दोनों मोर एम्फोटेरिक एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट चर्चा करता हूँ, क्या इनकी स्ट्रक्चर की, जो P4O6 इसकी स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। बड़ा अच्छा मुद्दा है एक्चुअली, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैंने कहा था ना मैं कंपाउंड लिखूंगा, फिर कंपाउंड की खास बातें चर्चा करूं जो क्वेश्चन में आते हैं, तो इन कंपाउंड की खास बातें आ रही है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है P4O6 की, देखना जरा। POP 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 POP, यहाँ से एक ब्रिज बॉन्ड बना रहता है PO के बीच में, और यहाँ से एक PO के बीच में ब्रिज बॉन्ड बना रहता है। ये एक्चुअली P4O6 की स्ट्रक्चर आपको दिख भी रही होगी, देखो। P4 1 2 3 4 फॉस्फोरस है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर कि P4O6 में कितने POP बॉन्ड हैं, तो आपको 6 POP बॉन्ड दिखे होंगे। कितने PO सिंगल बॉन्ड है, तो भी आप काउंट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड बनते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि P4O6 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए मुझे। P4O6 में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, यदि आप लेक्चर सही से देख रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे ये चीज़। P4O6 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपका गलत जवाब होगा तो मैं कमेंट में वापस आपको रिप्लाई करूंगा कि आपकी क्या गलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जिस तरह से P4O6 है तो उसी तरह AS2O3 हो जाएगा, Sp2O3 Bi2O3। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं P4O10 की। तो P4O10 की स्ट्रक्चर किस तरह से, सेम ऐसी ही होती है, लेकिन छोटा सा चेंज मैं यही बना देता हूँ। उस चेंज के साथ मैं छोटा सा एक चेंज वो बना देता हूँ। देखो P4O10 में ये स्ट्रक्चर तो मेन बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहती है, POP 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 एंड POP। ये ब्रिज वाला आ गया, ये इधर ब्रिज वाला आ गया, ठीक है। लेकिन जो ये लॉन पेयर है, डिफरेंस क्या है, ये डबल बॉन्ड से ऑक्यूपाइड रहता है। इसको कई जगह बैक बॉन्ड भी नाम दिया गया हुआ है, पाई बैक बॉन्ड बना रहता है,
पाई बॉन्ड बना रहता है। चलो, तो इसमें बात करूँ तो P4O6 तो था ही, लेकिन P4O10 कैसे बनेंगे, 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई तो 10 नहीं लग जाएगा, P4O10 की स्ट्रक्चर होगी। इस तरह से अपन इनकी भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से अपन ने इनके जो ऑक्साइड्स उनकी चर्चा कर ली। अब ऑक्साइड के बाद बारी है इनके हैलाइड एंड मेटल के साथ रिएक्शन। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हर पॉइंट को नोट करें क्योंकि एग्जाम में आता है और अच्छे से नोट्स बनाएं। आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और हर वो बच्चा जो ज़रूरतमंद है, जिसको मतलब अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो प्लीज़ उन तक ये पहुंचाएं और आप मिले हमसे। कोई दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है, नो डाउट आपके हेल्प के लिए हम लोग हैं। यदि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो पर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल नहीं है लेकिन आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो सब अवेलेबल होगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, बहुत सारे थंबनेल में लिखे हैं। चलो नेक्स्ट मैं सी बात करता हूँ, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन बोले तो X2। तो जब X2, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरह के हैलाइड बनाते हैं। एलिमेंट्स फॉर्म्स EX3 एंड EX5 टाइप हैलाइड। अभी पता चला है +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, वो अदरवाइज नहीं होता ना। ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तभी हुआ है, ठीक है। इसमें और खास बात क्या है, जो EX3 टाइप के और EX5 टाइप के जो हैलाइड्स है, इसमें EX5 वाले मोर कोवलेंट होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, सेंट्रल एटम, फैजान रूल बोलता है कि सेंट्रल एटम में जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। जो केंद्रीय आयन है, उसकी केंद्रीय परमाणु है, उसका जो जितनी ज़्यादा धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था होगी, उसकी ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो डोमिनेंटली EX5 टाइप के जो हैलाइड्स हैं वो ज़्यादा कोवलेंट होते हैं और EX3 टाइप के कम कोवलेंट होते हैं। लेकिन इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे कम कोवलेंट कौन है या सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, एक तरह से तो BiF3 जो है वो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। क्योंकि देखो आप चर्चा करते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि उसमें बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजिंग पावर। तो N+3 और Bi+3 में Bi+3 जो उसकी चार्ज डेंसिटी कम है सबसे, तो उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन सबसे ज़्यादा पोलराइज होता है क्योंकि साइज़ बड़ा है, फ्लोरीन सबसे कम पोलराइज होता है क्योंकि साइज़ सबसे छोटा है। तो सबसे कम पोलराइज हो एक तो उसको उठाना है, और जिसके सबसे कम पोलराइजिंग पावर उसको उठाना है, उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा नहीं आ जाएगा क्या। तो दोनों पॉइंट में लिखता हूँ क्या, EX5 type halides are more covalent, and next point, BiF3 is maximum ionic character या consist maximum ionic character। अधिकतम इसके पास ionic character होंगे, मैं समझाया कैसे। चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि जो NCl3 है, NCl3 एक्सप्लोजिव होता है। NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, क्यों होता है वो सुनना। NCl3 एक्चुअली जब डिकम्पोज होता है तो प्रोडक्ट बनता है N2+Cl2। यदि बैलेंस करूं तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, ये खास बात है। और आपके कोर्स में कुछ 2-3 जगह एक्सप्लोजिव टर्म काम में आई हुई है रिएक्शन के अंदर की रिएक्शन एक्सप्लोजिव है। ये आपको रिएक्शन स्पेशली पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला ही पूछ लेता है कि किस में एक्सप्लोजिव के साथ प्रोडक्ट बनेगा। तो उस टाइम आपको ये याद नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सी एक्सप्लोजन के साथ प्रोडक्ट देती है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक्सप्लोजन के साथ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पहले NCl बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन अब प्रोडक्ट में N ट्रिपल बॉन्ड N नहीं बनेगा, जो कि मोर स्टेबल या बहुत अच्छा स्टेबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इस वजह से हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड, हाईएस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज करता है, ठीक है। अब मैं आपसे दो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं चलो क्वेश्चन लास्ट में लेता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ ना, इस पे जो भी क्वेश्चन बनेगी सीरीज वो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी।
नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है और ये आगे भी काम में आएगी। तो डी है अपना रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया किस तरह से धातुओं के साथ रिएक्शन करता है। तो मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं नॉन मेटल से, मेनली मेटलॉइड क्या नॉन मेटल, तो मैं इसलिए बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन लेने की रुचि रखते हैं, नीचे वाला ही मेटल है। तो यदि बात करूँ कि इन एलिमेंट्स को यदि आप रिएक्शन करवाओगे मेटल जो इलेक्ट्रॉन देने में रुचि रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे अपना तो ये प्लस में चला जाएगा मेटल और एलिमेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं चला जाएगा क्या, और माइनस में कौन सी इसकी माइनस वाली स्टेबल दैट इज -3। तो ये क्या करेंगे, अपने -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना प्रेफर करेंगे और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इनका प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चलो तो मैं बताता हूँ, पहले तो ये रिएक्ट विद मेटल्स, these element react with metals and form element या compound in -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कंपाउंड बनेगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। अब एक और बात बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन देने में जो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल है मेटल, उसके साथ ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेंगे। तो मेनली एस ब्लॉक के साथ बहुत ही इजीली ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो मेनली एस ब्लॉक मेटल्स रिएक्ट इजीली विद दीज एलिमेंट। इनके साथ एस ब्लॉक की मेटल बड़े ही प्यार से खुद से रिएक्शन करेगी और इसमें किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा देखो। फॉर एग्जांपल यदि बात करूं लिथियम का, लिथियम यदि N2 के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि इस मेटल में इस ग्रुप को ले रहा हूं, ये मेटल हो गया, इस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, इसमें प्रोडक्ट बनेगा Li3N2। आपको पता चला होगा, Li3N, पूरा वापस लिखता हूँ, Li3N। आपको यहाँ से पता चला होगा कि ये -3 पे और ये +1 पे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम को N2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो Na3N बन जाएगा। और मतलब इवन तो मैं यहाँ पर M ही मेटल लिख देता हूँ, M मेटल को मैं जनरलाइज कर देता हूँ। यहाँ पर M मेटल कौन कौन सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये सारे सेम टाइप के प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पर मैं M3 लिख दूँ, M3N, ठीक है। अब सुनना इसमें खास बात क्या, जब भी एलिमेंट अपने प्योर स्टेट में आ जाता है, जब भी एलिमेंट्री फॉर्म, जैसे नाइट्रोजन अपने स्टेट में प्योर नाइट्रोजन -3 में नहीं गया क्या, इसमें N -3 नहीं है क्या, तो इसमें जो सफिक्स है वो आइड काम में लिया जाता है। आइड, ये ध्यान रखना। एक होता है आइट, ITE, एक होता है आइड, IDE। बच्चा कंफ्यूज रहता है। आइड कब आता है, जब एलिमेंट जो होता है एटॉमिक फॉर्म में माइनस चार्ज आ जाए उस पर, मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं। फॉर एग्जांपल F- को फ्लोर आइड बोलते हैं, Cl- को क्लोर आइड बोलते हैं, O-2 को ऑक्स आइड बोलते हैं। तो ये तरीका है काम करने का। तो N-3 को नाइट्राइड बोला जाएगा, P-3 को फॉस्फाइड बोला जाएगा, आइड आएगा उसके पीछे। तो ये लिथियम नाइट्राइड, ये सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, रुबिडियम नाइट्राइड, सीजियम नाइट्राइड। यदि इसकी जगह मैग्नीशियम लेता प्लस N2 के साथ रिएक्शन करवाता तो Mg3N2 नहीं बनता कि मैग्नीशियम नाइट्राइड। यदि जिंक लेता प्लस N2 के साथ रिएक्शन करता तो जिंक नाइट्राइड नहीं बनता क्या, Zn3N2। यदि फॉस्फोरस लेता मैग्नीशियम के साथ, ये कैल्शियम के साथ ले लेते फॉस्फोरस, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करवाता तो कैल्शियम फॉस्फाइड नहीं बनता क्या। ये बहुत काम का रिएजेंट आगे काम में लिया जाएगा इसको, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो ये सारे रिएजेंट किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं आपको पता चला होगा। हाँ, कुछ खास बातें जो अपन ने पहले सीख रखी हो, क्या पता, ये काम, ये जो ये रिएक्शन है,
ये एयर से नहीं होती, एयर के अंदर नहीं होती, जबकि ये रिएक्शन यदि आप एयर में करवाना चाहो तो एयर के अंदर हो जाएगी, क्योंकि लिथियम एयर के अंदर बर्न होकर अपना ऑक्साइड और नाइट्रेट दोनों देता है। यही काम मैग्नीशियम करता है, ये काम मैग्नीशियम करता है, मैग्नीशियम और सेकंड ग्रुप सारा, और यही इनका डायगोनल रिलेशन था, तुम्हें पता हो तो ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जब फॉर्म होते हैं तो एलिमेंट को अपने -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ता है। जब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है तो पहला इलेक्ट्रॉन लेने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी करता है। तो इसका मतलब सामने वाला -3 में गया तभी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और सामने वाले ने पहले एनर्जी जो मेटल था उसने इलेक्ट्रॉन दिया तब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि इस केस में जो हीट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। तो इसका इन सब रिएक्शंस का हीट ऑफ रिएक्शन मतलब एब्जॉर्ब होती है डेल्टा, हीट ऑफ रिएक्शन क्या आती है, पॉजिटिव आती है फॉर्मेशन के लिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो अब मैंने तुम्हारे सामने सारी चर्चा रख दी है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप आंसर दें, और आप आंसर कमेंट में दें, मेरे को मज़ा आएगा। आप आंसर सारे कमेंट्स बॉक्स में दें मेरे को, क्योंकि क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये आंसर जो है बच्चा क्लास में अपने आप से देता है, और आपको यदि मैं ये करवाना चाहता हूँ, यदि आंसर मैं आपसे चाहता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दें, ताकि मैं आपके करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर को पहचान पाऊँ, आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया। सिंपल सा एग्जांपल सबसे पहले, नाइट्राइड। चलो एक बार बताओ कि EH3 टाइप के हाइड्राइड क्यों एग्जिस्ट करते हैं, EH5 टाइप के हाइड्राइड क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन, why EH3 टाइप हाइड्राइड्स आर एग्जिस्ट, why EH5 टाइप हाइड्राइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहला क्वेश्चन, इसका कारण लिखेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों ने हैलाइड्स के अंदर चर्चा की कि N या ECl3 टाइप के या EX3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि E की जगह नाइट्रोजन लिया जाए और X की जगह कोई भी बंदा लिया जाए तो NX3 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक और टाइप था EX5 के, क्या इसी का NX5 एग्जिस्ट करेगा क्या? NX3 तो करता है, कि NX5 करेगा क्या? यदि करता है तो क्यों करता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता, इसका कारण लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देना है, तो इसका ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का, किससे, N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बताना है, आंसर में लिखना है। तो कुछ मैंने क्वेश्चन पूछे हैं और मेरे कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जो एग्जाम से पूछा जाता है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। हाँ, अगला फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो पहले का है, वाई नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट इन गैसियस फेज वाइल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। क्यों नाइट्रोजन गैस स्टेट में जबकि दूसरे सारे सॉलिड स्टेट में, ऐसा क्यों? तो ये 4 क्वेश्चन का प्लीज आंसर लिखना, सारे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम वाले क्वेश्चन है, आप लोग इनका आंसर लिखें और इनके नीचे मैं खुद इनका आंसर लिखूँ। यदि आप लोग सही आंसर दे रहे हैं तो मैं आपको राइट मार्क करूँगा, अच्छा किया आपने, और यदि आपके आंसर में कोई गड़बड़ है तो मैं उसका सही आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से अपन पी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से अपन ने काफ़ी अच्छी डिस्कशन किया। एक बार समराइज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले अपन ने केमिकल रिएक्टिविटी में हाइड्राइड्स बनाए, उसके बाद अपन ने ऑक्साइड्स बनाए, उसके बाद हैलाइड बनाए और फाइनली मेटल के साथ मेटलाइड्स बनाए या नाइट्राइड्स बनाए, इनका आइड फॉर्म बनाए। हाइड्राइड में कौन बनता है, EH3 टाइप के बनते हैं, और इस EH3 टाइप में जो इनका ऑर्डर्स हैं, इनके कुछ खास बातें थी, जो बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, उन सब के बारे में चर्चा किया। उसके बाद ऑक्साइड में खास बात ये थी किस टाइप के तो थी, लेकिन इस टाइप और डायमरिक फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद अपन हैलाइड्स पहुंचे। हैलाइड्स में मेनली एक चर्चा हुई फैजान रूल की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बड़े अच्छे से कर रखी है और मैंने बहुत अच्छे से समझाई आप लोगों को कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन बुरा है, कोवलेंट में कौन ज़्यादा आयनिक है और किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, और NCl3 एक्सक्लूसिव वाली रिएक्शन। और इसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की मेटलॉइड्स जो मेटल के साथ एस ब्लॉक वाले इन जनरल रिएक्शन करते हैं, और इन मेटल की जब रिएक्शन करवाई जाए तो -3 में तो इसको आइड बोलते हैं, फास्फाइड नाइट्राइड, आर्सेनाइड इसको बोलते हैं। और एक अच्छा पॉइंट साइड में भूल गया था वहाँ बताना, इन आइड को जब पानी या एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बात की चर्चा वापस होगी, फिर भी मैं कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लेता हूँ कैल्शियम फास्फाइड Ca2 Ca3P2, यदि इसको मैं H2O से रिएक्शन करवाता हूँ तो इसमें इसका ग्रुप का हाइड्राइड बन जाएगा जो इस 15 ग्रुप एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूँ,
Na3N दे देता हूँ, यदि इसको H2O से रिएक्शन करवाता हूँ तो इसमें NH3 बन जाएगा इस ग्रुप का हाइड्रेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2-3 बार कम में आएगी और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चर्चाएं की। यदि अच्छी लग रही है तो उन तक पहुँचाओ जिनको इनकी ज़रूरत है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा। थैंक यू सो मच।